हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। ठीक है, इसके बाद एक आध पार्ट और होगा। ये आपका पहला चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा, जिसमें हम उत्पादन संभावना वक्र जो पढ़ने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दुर्लभता। उससे पहले मैंने वेजेस लिख पाया था लास्ट क्लास में। वेजेस का मतलब वेतन और मजदूरी होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, देर सही बट बता दिया। अब दुर्लभता की बात करते हैं। तो दुर्लभता का मतलब क्या होता है, जब ना किसी संसाधन की जो मांग होती है ना, यानी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, वो तो अधिक है। यानी डिमांड क्या है, अधिक है, मगर जो उसकी पूर्ति जो है ना, सप्लाई जो है वो क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, मांग जो है वो ज्यादा है किससे, पूर्ति से। यानी जब आपकी डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं, दुर्लभता बोलते हैं। तो वो लिखा हुआ है, दुर्लभता से अभिप्राय संसाधनों की मांग की तुलना में उसकी पूर्ति के कम होने से है। जैसे मान लो मैंने 1000 आइटम्स की डिमांड करी है, बट जो उसकी सप्लाई है सिर्फ कितनी है, सिर्फ 600 है। तो उसका मतलब क्या है, ये दुर्लभता है। क्लियर है। तो दुर्लभता से अभिप्राय संसाधनों की मांग की तुलना में पूर्ति के कम होने से है। आगे, आर्थिक समस्या को उत्पन्न करने वाले कारक। आर्थिक समस्या को उत्पन्न करने वाले कारक, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि आर्थिक समस्या एक केंद्रीय समस्या बन गई। हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब इसको उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं, बिल्कुल वही चीज रिपीट हो रही है। असीमित मानवीय आवश्यकताएं। आपको पता है जो मानवीय आवश्यकताएं वो क्या होती है, असीमित होती है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा। उसके अलावा सीमित संसाधन, हमारे जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में, बिल्कुल बच्चों वाले पॉइंट है। उसके अलावा संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग यानी अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, ये अवेलेबल होता है। अब देखो ये क्या हुआ, अगर आपके पास मान लो 1000 गज की एक जमीन पड़ी है। ठीक है, आप उसको देखो, आपका मन है कि आप गेहूं भी उगाना चाहते हो, चावल भी उगाना चाहते हो। ठीक है, बट वो जमीन क्या है, एक सीमित संसाधन है आपके पास, 1000 गज है खाली। तो आप क्या सोच रहे हो कि काम करता हूं, गेहूं उगा लेता हूं, नहीं काम करता हूं, चावल उगा लेता हूं। यानी आप क्या कर रहे हो, एक ही संसाधन का अल्टरनेटिव यूज, यानी इसके लिए भी यूज कर सकता हूं मैं, उसके लिए भी यूज कर सकता हूं। ये कब ये सिचुएशन पैदा हो रही है, जब आपके पास संसाधन क्या सीमित मात्रा में होते हैं। इसके कारण होता है। तो इसने बोला संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, यानी कहीं भी अगर आप अल्टरनेटिव यूज यानी इसको वहां भी यूज कर ले, तो समझ लो कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, आर्थिक समस्या चल रही है। संसाधन सीमित मात्रा में है, तभी तो आप अल्टरनेटिव यूज करते हो। तो उसने बोला असीमित मानवीय आवश्यकताएं, सीमित संसाधन, ठीक है ना, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, और साथ ही साथ चयन की समस्या। ठीक है, यानी चुनने की समस्या कि हमें क्या करना है, किसको कैसे उपयोग करना है, वो चयन की समस्या यहाँ पे आर्थिक समस्या को उत्पन्न करती है। तो अगर पेपर में आता है कि आर्थिक समस्या को उत्पन्न करने वाले कारक, तो 4 हैं। मानवीय आवश्यकताएं असीमित है, संसाधन सीमित है, संसाधन सीमित होने के कारण संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है, यानी अल्टरनेटिव यूज पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, और चयन की समस्या। क्लियर होगा, 2 टॉपिक क्लियर हो गया हमारे। तीसरा आता है अवसर लागत। ठीक है, ये टॉपिक जो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। अवसर लागत की बात करें तो अवसर लागत को इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जैसे सपोज करो 7 बजे आपको शो देखते हो। ठीक है, मान लो सोनी मैक्स पे या फिर आप कोई चीज देखते हो। ठीक है ना, वहीं जीटीवी पे भी 7 बजे कोई नाटक आता। पहले क्या होता था, आपको पता होगा कि अगर यहाँ हम देखते हैं, यहाँ ब्रेक आता था, वहां पहुंच जाते थे, वो भी देख लेते हैं, यानी यहाँ का बेनिफिट वहां का बेनिफिट। अब क्या होता है, बट चैनल ने क्या कर दिया, जब यहाँ ब्रेक आता ना तो साइमल्टेनियसली वहां पे भी ब्रेक आता है, और यहाँ पे अगर वो प्रोग्राम चल रहा होता तो यहाँ भी वो प्रोग्राम चल रहा होता। मतलब कुछ ऐसा कर दिया कि एक बार में आप एक ही देख पाते हो, है ना। देखा होगा आपने, कई बार ऐसा होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये वाला शो देखना है, अगर सोनी वाला शो देखना है, तो आपको जीटीवी वाला शो छोड़ना पड़ेगा, और अगर जीटीवी वाला शो देखना है तो आपको सोनी वाला शो छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यही आपके अवसर लागत है कि अगर आपको दूसरा अल्टरनेटिव चाहिए तो पहले अल्टरनेटिव को छोड़ना पड़ेगा, और अगर पहला वाला चाहिए तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है, एक साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी बुक में है, मैंने एज इट इज लिखी है। एक साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य को क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, अर्थात एक वस्तु को पाने के लिए या फिर एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए, अगर आपको एक वस्तु का उत्पादन करना है, ठीक है, तो आपको दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, इसी को अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, तो मेरी लैंग्वेज में आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए, उसको पाने के लिए दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, इसी को अवसर लागत कहते हैं। यानी एक चीज पाना तो दूसरा खोना पड़ेगा। ठीक है ना, बुक में भी अच्छी डेफिनेशन वैसे कि एक साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प के मूल्य को क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद सीमांत अवसर लागत। सीमांत मतलब मार्जिनल, सीमांत मतलब मार्जिनल। जब भी सीमांत आएगा ना पूरी इकोनॉमिक्स में, चाहे आप माइक्रो पढ़ लो, चाहे मैक्रो पढ़ लो, चाहे समष्टि पढ़ लो, चाहे व्यष्टि पढ़ लो, ये याद रखना, जब भी सीमांत वर्ड आएगा आप क्या लिखोगे इसमें, अतिरिक्त, ये वर्ड जरूर लिखोगे, अतिरिक्त या अधिक, है ना, एक्स्ट्रा जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, एडिशनल, एडिशनल, ये सब इसी का मतलब होते हैं। तो सीमांत अवसर लागत मतलब क्या हो गया,
कि अगर मान लो कि आपने एक वस्तु का एक अतिरिक्त उत्पादन करने की सोची, एक वस्तु की कुछ इकाइयों का और उत्पादन करने की सोची, अभी आप 5 उगा रहे थे, अब आप कह रहे हैं मैं 8 उगाऊंगा, तो गारंटेड है दूसरी वस्तु के भी तो कम करने पड़ेंगे ना। ये आपके पास जमीन है, ठीक है, 70% पे आप गेहूं उगा रहे हो, मान लो 30% पे चावल उगा रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं मुझे चावल तो यार थोड़ा बढ़ाना है, अब चावल का आप 30 से मान लो 40 करना चाहते हो, तो इसको भी तो कम करना पड़ेगा ना। आप इसको क्या नाम है 80 करना चाहते हो, तो ये 20 हो जाएगा, बात है, ठीक है। और भी तरीके से घट सकता है, बट मैं आपको जनरल वे में बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, अगर आप किसी वस्तु की एक, ये वर्ड याद रखना, ये लगाना है, सीमांत जब भी आ जाए ये जरूर लगाना, आपको नंबर चाहिए तो ये लगाना है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की क्या अतिरिक्त इकाई का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, उसी को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, वहां अतिरिक्त नहीं था, वहां सिंपल था, एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, उसे अवसर लागत कहते हैं। बट यहाँ लिखा है एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाई का त्याग करना पड़ता है, या फिर अतिरिक्त इकाई का त्याग करना पड़ता है, उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। और ये भी लिख सकते हो कि वाई वस्तु के उत्पादन में होने वाली वह हानि, यानी वाई वस्तु के उत्पादन में होने वाली वो हानि जो एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने के फलस्वरूप होती है। यानी आप एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा इकाई का उत्पादन कर रहे हो, तो उसके कारण वाई वस्तु की जो उत्पादन है उसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो उसको सीमांत अवसर लागत कहते हैं। तो देखो दुर्लभता, जब आपकी मांग ज्यादा होती है और पूर्ति कम होती है तो दुर्लभता कहते हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न करने वाले 4 कारक हैं, असीमित मानवीय आवश्यकताएं, सीमित संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग और चयन की समस्या। अवसर लागत, एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, उसे अवसर लागत कहते हैं। और सीमांत अवसर लागत बोला मैंने कि वाई वस्तु के उत्पादन में होने वाली वो हानि जो कि एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने के फलस्वरूप होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि आप ना वाई में हानि इसलिए हो रही है कि आपने वाई के संसाधन जो थे, जो वाई के लिए यूज हो रहे थे, वो कम कर दिए और उन संसाधनों को कहाँ लगा दिया, एक्स में लगा दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए सीमांत अवसर लागत में एक वस्तु के संसाधनों को विवर्तित मतलब ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, कहीं और लगा दिया, कहाँ, विवर्तन कर दिया, किसमें, एक्स में। हाँ तो यही तो हुआ है, वाई के जो संसाधन थे वो कहाँ लगा दिए, एक्स में लगा दिए, तभी तो एक्स की इकाइयां बढ़ने लग गई और वाई की कम होने लगी। तो विवर्तन मतलब ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, चेंजेस कर दिए उसमें, क्या कर दिए, वाई के संसाधन यहाँ लगा देते हैं क्योंकि हमें जो बढ़ाना है। अगर मुझे ये बढ़ाना होता तो मैं इसके भी संसाधन और यहाँ लगा देता, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों देख लो फटाफट से, यहाँ पे जो आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं आपको, ठीक है, अब शो रहा होगा। देखो हमारे पास क्या है, सकारात्मक और आदर्शात्मक, ठीक है, ये 2 अर्थशास्त्र है जो आपको डेफिनेशन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। साथ साथ इनका डिफरेंस भी हम ये देख लेंगे, तो इस क्या होगा, देखो इसी में डेफिनेशन कवर कर लेंगे, इसी में हम उसको समझ लेंगे, ठीक है ना। तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव जो है ये अर्थशास्त्र होता क्या है। अगर आपको ध्यान हो तो आपने देखा भी होगा, ये बच्चा ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। ये टीचर्स का काफी मनपसंदीदा क्वेश्चन होता है, या तो सीधा पूछ लेगा या कोई ना एक लाइन लिख देगा, बोलो बताओ ये आदर्शात्मक वाली है या फिर तुम्हारा सकारात्मक वाली है, तो उसको समझ लेते हैं फटाफट से। देखो सकारात्मक अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो उसको वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। जबकि आदर्शात्मक को क्या कहते हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो बड़ा आसान सा है, वास्तविक और कल्याणकारी। नंबर 2 की अगर बात करें तो सकारात्मक इसने बोला इसका संबंध मूल्य निर्धारण से है। क्या है, मूल्य को निर्धारित करने से है। जबकि इसका संबंध क्या, उत्पादन एवं वितरण, प्रोडक्शन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, जिस पर आर्थिक कल्याण निर्भर करता है, जिस पर क्या करता है, आर्थिक जो कल्याण है वो क्या करता है, निर्भर करता है। तो हमने देखो 2 पॉइंट पढ़े अभी हमने, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं दोबारा से, तो मैं सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट था आपका कि इसे वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं, इसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहते हैं। नंबर 2 अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं तो मैंने कहा इसका संबंध मूल्य निर्धारण से होता है, इसका संबंध उत्पादन और उसके वितरण से होता है, जिस पर आर्थिक कल्याण जो है निर्भर करता है। आगे इसका संबंध अर्थव्यवस्था में क्या था, क्या है और क्या होगा से होता है। यानी इसका संबंध क्या, जो अर्थशास्त्र में, ठीक है, क्या है, व्हाट वाज, व्हाट इज और व्हाट वुड बी, क्या था, क्या है और क्या होगा, उससे इसका संबंध होता है। बट इसका संबंध क्या है, क्या होना चाहिए। तो अब देखो एक चीज याद रखना, क्वेश्चन यही आता है। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक है, कि हमारे देश में आय के रूप में क्या असमानता पाई जाती है, तो पाई जाती है ना, वो तो पता है, बिल्कुल पाई जाती है, या पाई जाती थी बोलूं तो भी यही है, जब पाई जाएगी तो भी यही है।
बट मैंने कहा आई की असमानता को कम कर देना चाहिए, यानी शुड और ओट, यानी इंग्लिश के जो वर्ड है, यानी चाहिए जब वर्ड आता है, यानी एक तरह से आपको क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो सलाह ये देता है, ये आपको सलाह नहीं दे रहा है, ये आपको एक्चुअल फैक्ट बता रहा है कि आई की असमानता पाई जाती है भाई आपके यहाँ। ये कह रहा है उसको कम कर देना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे देखो, यानी ये सलाह के रूप में होती है और ये केवल सलाह के रूप में नहीं होती है। देखो लिखा ना, नहीं होती, जबकि ये केवल सलाह के रूप में होती है। आगे देखो, इस विश्लेषण में उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिनकी सत्यता की जांच हो सकती है, यानी इसको आप एक्चुअल डेटा से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि 2010 में इतने लोगों को उस रोजगार में काम मिला था, मान लो कोई आया होगा स्कीम, उसके अंदर क्या मिला था, काम मिला था। अब वो सच है झूठ है, जाके डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लो, यानी इसकी सत्यता की जांच आप कर सकते हो, बट इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ सलाह होती है बच्चा। इस विश्लेषण में उन बातों का अध्ययन किया जाता है जिसकी सत्यता की जांच नहीं हो सकती। इसको आप एक्चुअल डेटा से तो वेरीफाई कर ही नहीं सकते ना। आपने बोला यार इसकी हाइट बढ़नी चाहिए, अब इसको कहाँ से वो करोगे, इसको जांच थोड़े ना करोगे, चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, ये सिर्फ एक सलाह है, ठीक है, ये कोई एक्चुअल डेटा से उसको वेरीफाई करना नहीं होता है, ना इसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो बच्चे फटाफट से देख लेते हैं, काफी इजी है, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सारे। वास्तविक अर्थशास्त्र है, ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, ये सलाह के रूप में होती है केवल, ये केवल सलाह के रूप में नहीं होती है, ठीक है। इसमें मैंने बोला उन बातों का अध्ययन किया जाता है जिनकी सत्यता की जांच बिल्कुल नहीं हो सकती, बट इसमें उनका होता है जिनकी सत्य की जांच हो सकती है, इसको एक्चुअल डेटा से वेरीफाई किया जा सकता है। इसमें क्या था, क्या है और क्या होगा, इस टाइप की बातें होती है, बट इसमें क्या होना चाहिए, ये देखो वर्ड देख लो, चाहिए, ठीक है ना। और जिसको अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश में एक वर्ड शुड और ओट होता है, जब इंग्लिश में वो क्वेश्चन होगा ना तो शुड या ओट लगा होगा तो समझ लेना वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है, ठीक है ना। आगे, इसका संबंध मूल्य निर्धारण से, इसका संबंध उत्पादन और उसके वितरण से, जिससे कि आर्थिक कल्याण क्या होता है, को बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पढ़ा उदाहरण में, हमारे देश में आय के रूप में असमानता पाई जाती है, यानी पाई जाती है तो कोई जाती, सीधी सीधी बात है, जाके चेक कर लो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा कि हाँ पाई जाती है। बट यहाँ पे बोला आय की असमानता को कम कर देना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आदर्शात्मक हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब एक लास्ट पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा मैं उसी में सारा खत्म कर दूं, क्योंकि वो उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप बोलते हो वही टॉपिक है। अर्थशास्त्र ना अपने आप में काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है, पूरी अर्थशास्त्र की जो बुक है काफी अपने आप में अच्छी टॉपिक है और अच्छी बुक है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके हर लेवल पे देखो ये काम आता रहता है। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना फटाफट से, और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे लिख देना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।